कक्षा 10 के चैप्टर दीर्घात समीकरण 4 प्रश्नावली 4.1 का, ठीक ना, प्रश्न 2 का पहला है। प्रश्न क्या कहता है कि पहले देखिए कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब द्विघात समीकरण के रूप में इसको हल करके दिखाना है कि द्विघात समीकरण में है या नहीं, या इसका लंबाई चौड़ाई निकालनी है, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण में जब आ जाएगा तो आराम से इसको हम निकाल सकते हैं, इसका लंबाई और चौड़ाई। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल देखिए 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो आपको समीकरण बनाना है, ठीक है ना, हल नहीं करना है इसको। क्या कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है आपको। तो कैसे हल करेंगे पहले देख लीजिए, बहुत ही आसान से बना सकते हैं आप। देखिए आयताकार का मतलब क्या होता है कि जिसका आमने सामने का भुजा जो होता है बराबर होता है, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से ये आयताकार हो गया, ठीक है ना। जिसका चारों भुजा बराबर होता है उसको वर्ग बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि 528 मीटर स्क्वायर इसका दिया हुआ है क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब इसका कहता है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने है। तो चलिए चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो किस प्रकार से मान लेते हैं देख लीजिए। लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे, भूखंड आयताकार भूखंड का चौड़ाई क्या मान लेंगे, चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई, कहता है कि क्षेत्रफल की लंबाई जो है कितना है, चौड़ाई से दुगने से अधिक है। तो चौड़ाई क्या माने है, x है ना। x में अगर 2 से गुना कर देंगे तो दोगुना हो जाएगा ना, तो 2 गुना x कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना। कहता है ना कि चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई माने है x, अगर दुगुना कहता है तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुना x बराबर 2x से एक अधिक है। तो एक अधिक का मतलब एक हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब बोलता है ना कि मीटर में है तो इसको हम मीटर में लिख देंगे, मीटर है। इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि चौड़ाई किसका है, x मीटर हो गया, और लंबाई क्या है कि 2x प्लस 1 मीटर, है ना। इस प्रकार समझ सकते हैं कि चौड़ाई अब x है, लंबाई 2x प्लस 1 है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको ज्ञात करना है कि लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। तो चलो इसमें समीकरण में हम ज्ञात नहीं करना है, ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करने के नहीं बोल रहा है, केवल हमको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ना, प्रश्नानुसार देखेंगे क्या कहता है, आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने 1 मिनट। आयत का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है कितना है, आयत का है ना भूखंड, आयताकार भूखंड यही है। आयत का क्षेत्रफल लग जाएगा कितना है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। ये आपका दिया हुआ है, लिख सकते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लिख भी सकते हैं इस प्रकार से, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या लग जाएगा, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 528 हो गया, है ना। आयत का क्षेत्रफल है, आयताकार भूखंड है, यही आयत है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528 हो गया। लंबाई कितना है देख लीजिए, 2x प्लस 1, ठीक है ना, और गुने एक चौड़ाई क्या है, x माने है, यहाँ लिख देंगे x बराबर 528, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे कि x से हम दोनों में गुना करेंगे, जो पहले गुना किए थे, x से दोनों गुना, x गुना 2x करेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा
एक्स हो जाएगा। अब देखिए प्लस 528 क्या हो जाएगा, माइनस 528 क्या बचेगा, 0। बस बन गया। क्या कह रहा है कि यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो द्विघात के मतलब होता है कि द्विघात समीकरण कितना होता है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप का जो होता है उसी को हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, ठीक ना। यानी जिसका घात 2 आता है, तो घात 2 आ गया ना, द्विघात समीकरण में आपका यह निरूपित हो गया है, ठीक ना। इस प्रकार से आपको बनाना था, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है ना। अतः क्या है, अतः द्विघात समीकरण है। ये सब नहीं लिखिएगा तो आपको यहाँ से बन गया, ठीक ना। तो कहने का मतलब है हमको क्या बोला कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में हम व्यक्ति से कर लिए, ठीक है ना। तो ये सवाल आपका बन गया। एक कक्षा 10 का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, ठीक ना। द्विघात समीकरण हो गया और एक प्रश्नावली 4.1 का दूसरा प्रश्न है, ठीक ना। क्या कहता है प्रश्न, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक ना। किस प्रकार से हल कर सकते हैं देख लीजिए। मतलब समझ लीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक धनात्मक मतलब कोई संख्या है, ठीक ना, जो पूर्णांक है जो प्लस में है, ठीक है ना। कोई संख्या है पूर्णांक है और जो क्या है प्लस में, मान के 2 है, ठीक ना। कहता है कि दो क्रमागत निकाले, तो देखिए 2 हो जाएगा, ठीक ना। अगर अगला क्रमागत निकालना है तो क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप जोड़ते चले जाइएगा ठीक ना। इसमें फिर 1 जोड़िए, फिर 1 जोड़िए, इस प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे और क्रमागत हमारा निकलते चला जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम मान लेंगे, ठीक है ना। देखिए लिखेंगे, माना कि दो क्रमागत अगर निकालना है तो कोई संख्या है, मान के चले 2 है, अगर निकालना है एक और तो उसमें 1 और जोड़िए, फिर अगला निकालना फिर 1 जोड़ते चल जाएंगे, ठीक इस प्रकार से बताया ना भाई। 3 है, 3 प्लस 1 है, 3 प्लस फिर 1 प्लस 1 है, इस प्रकार से बढ़ते चला जाता है, ठीक ना। तो मान लेते हैं इसी कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। क्या माने हैं, हम मान लें कि x है, बताया ना कि अगर क्रमागत आगे बढ़ रहा है तो इसमें आगे एक जोड़ते चले जाएंगे, ठीक ना। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और एक और लिखना है तो कितना लिखेंगे, x, इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। अगर और निकाल रहा था इसमें और एक और जोड़ देते, मतलब x प्लस 2 जोड़ देते, ठीक है ना। इस प्रकार से हम बढ़ते चले जाते आगे। तो क्या करेंगे, माना कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, मान लिए, ठीक ना। चलिए कहता है कि पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, बहुत ही आसान है। देखिए प्रश्नानुसार कहता है कि दोनों पूर्णांक जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है उसका क्या है, गुणनफल कितना है, 306 है। मतलब दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा, 306 आएगा, ठीक ना। x पहला क्रमागत हो गया x, दूसरा क्या है x प्लस 1 है, और दोनों गुणनफल कितना है 306। इसको हल कर लीजिए, बहुत आसान है, एक से दोनों में गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स गुना 1, ये तो x प्लस 306 है, इधर क्या करेंगे माइनस 306, क्या बचेगा इधर 0, ठीक ना। तो आपको क्या है, इसको बताना था आपको कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण का बताया था ना फॉर्मेट, इस प्रकार से, किस प्रकार का आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही द्विघात समीकरण का फॉर्मेट है, ठीक ना। तो इस प्रकार से अगर आएगा इस प्रकार से तो समझना कि द्विघात समीकरण है, यानी जिसका घात 2 आएगा तो द्विघात समीकरण है। चलिए आ गया, ठीक है ना, मतलब निरूपित हो जाएगा, ठीक ना, बना सकते हैं। लिखेंगे कि यह
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है ना। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो बहुत ही आसानी था, ठीक ना। और इस प्रकार से हम लोग बना दिए। अच्छा लगता है बिल्कुल लाइक कीजिए, ठीक है ना। तो प्रश्न है आज जो है ना कक्षा 10 के द्विघात समीकरण चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.1 का जो दूसरा का तीसरा प्रश्न है, ठीक है ना। क्या कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक ना। इस सवाल में आपको जो है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके दिखाना है। द्विघात समीकरण के रूप में जानते होंगे कि किस प्रकार का फॉर्मेट आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्मेट पर अगर आ गया तो समझिएगा द्विघात समीकरण आ गया, ठीक ना। तो समझें इसी प्रकार से हमको आना चाहिए, माने द्विघात समीकरण का मतलब जिसका घात 2 हो, बड़े से बड़ी संख्या, बड़े से बड़ी घात में 2 आने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए कहता है कि उसकी रोहन की आयु है, उसकी माँ की आयु है, ठीक ना। दोनों को आयु को हम मानेंगे, ठीक है ना। कहता है कि रोहन की आयु अगर मान के चलिए कि अगर 5 वर्ष है तो क्या हो जाएगा उसका मतलब कि उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा 26 वर्ष, मतलब 26 इसमें जोड़ देंगे तो माँ की आयु निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, मतलब जितना रोहन की आयु होगा उससे 26 वर्ष ज्यादा किसका होगा, उसकी माँ की आयु होगा, ठीक ना। यही होता है इस प्रकार के प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं हल करते हैं कैसे। देखिए मानेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या मानेंगे बताइए। देखिए अगर रोहन की आयु अगर x वर्ष है तो उसकी माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या करेंगे हम जोड़ेंगे ना, x प्लस क्या कर देंगे हम 26 को जोड़ देंगे। यानी रोहन का अगर x है तो उसकी माँ के 26 वर्ष बड़ी है, तो बड़ी मतलब जोड़ देंगे, ठीक ना। x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से हम समझेंगे। समझना है कि जब भी होगा तो उसकी माँ की उम्र बड़ा होगा तो माँ में ही जोड़ेंगे, ठीक ना। चलिए अब क्या कहता है कि उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो कहने का मतलब कि पश्चात का मतलब याद रखिए कि बाद होता है, क्या होता है बाद। मान के चलिए किसी का वर्तमान आयु अभी कह रहा है कि 20 वर्ष है, माने किसी का उम्र 20 वर्ष है, ठीक ना। कोई से हम पूछे कि भाई तुम्हारा उम्र कितना है, तो बताएगा मेरा उम्र 20 वर्ष है अभी वर्तमान में। अभी कहेंगे कि 5 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद कितना होगा, बाद पूछ रहे हैं तो क्या बताएगा, जोड़ के बताएगा कि यह 23 वर्ष हो जाएगा। अभी 20 था, 23 वर्ष बाद कितना, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 23 वर्ष हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको समझना है कि बाद जब बोलेगा तो जोड़ देना है, पूर्व कहेगा तो घटा देना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से प्रश्न है, लिखेंगे चूंकि 3 वर्ष पश्चात, पश्चात के मतलब क्या होता है बाद, ठीक ना। बाद लिख दे रहे हैं, ठीक ना, समझ में आएगा। 3 वर्ष पश्चात, ठीक ना, इसको मानेंगे रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या करेंगे, वर्तमान आयु क्या था x। अगर कहेंगे कि 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो 3 इसमें हम जोड़ लेंगे तो x प्लस
3 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या करेंगे, अगर देखो अगर उम्र अगर रोहन के बढ़ रहा है तो उसका माँ के भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि देखिए जो उम्र बढ़ेगा, अगर मान के एज बढ़ेगा तो सबका ना बढ़ेगा, ठीक है ना, तो दोनों का बढ़ेगा। तो इस प्रकार से रोहन की आयु अगर 3 वर्ष में जोड़ दिए, ठीक है ना, 3 वर्ष बाद अगर x+3 हो जाता है, उसी प्रकार से माँ के उम्र में भी हम 3 जोड़ेंगे, ठीक है ना। जो काम करना है वो दोनों को उम्र में करना है। क्या करेंगे हम, 3 वर्ष पश्चात, है ना, उसकी माँ की आयु, ठीक है ना, इसमें भी जोड़ेंगे क्योंकि उम्र तो दोनों का बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो इसका देखेंगे वर्तमान में कितना है, x+26 है ना, वर्तमान में x+26 वर्ष। तो क्या कर रहे हैं, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 3 वर्ष बाद इसका जोड़े तो 3 वर्ष बाद इसका भी हम जोड़ देंगे, 3 इसमें भी ना, तो कितना हो जाएगा उम्र, तो x हो जाएगा और 26+3 कितना हो जाएगा, 29 वर्ष हो जाएगा, है ना। मतलब कहे कि वर्तमान आयु रोहन की अगर x है तो उसकी माँ की वर्तमान आयु x+26 है। अगर 3 वर्ष बाद कहेंगे तो दोनों में 3 3 जोड़ेंगे ना, क्योंकि इसका उम्र में 3 वर्ष जोड़ रहे हैं तो इसका भी तो 3 बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार समझना है। अब कहेंगे प्रश्नानुसार, क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार हो जाएगा, कहता है कि उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात ना, कहता है कि दोनों उम्र का जो गुणनफल है कितना है, 360 है, तो दोनों को हम गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या है, रोहन की आयु क्या है, x+3 है, और इसकी माँ की आयु कितना है, x+29 है, और दोनों को गुणनफल कितना है, 360 है ना, 360 हो जाएगा, 360 हो गया। अब इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है ना, गुना कर देंगे। तो गुना आप लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं, डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, एक से डायरेक्ट उस दोनों में गुना कर सकते हैं, एक से दोनों में, फिर 3 से दोनों में, ठीक है ना। या ऐसा कर सकते हैं कि इसको देखिए पहला वाला के जो है 2 बार लिख लिए, x+3 को हम 2 बार लिख रहे हैं, इस प्रकार से, समझ में आया। x+3 जो पहला वाला होता है ना उसको 2 जगह लिखिए, x+3 लिख लिए, और दूसरा वाला जो बच गया, दूसरा वाला देखिए x बची है, देखिए x है और वो है 29, यानी x और +29। जो पहला वाला है पहला के पहले लगा दीजिए, और ये दूसरा वाला जो है इसको दूसरा के पहले लगा दीजिए, इस प्रकार से, बराबर कितना है, 360। क्या किए, पहला वाला को 2 जगह रखे, x+3 को 2 जगह रखे ना, अब बच गया दूसरा वाला, दूसरा वाला के फर्स्ट के पहले, जो पहला वाला है ना, जो पहला वाला रहेगा फर्स्ट के पहले लगा दिए, और जो बच गया दूसरा का पहले वाला, ठीक है ना। इस प्रकार से x से गुना करेंगे दोनों में तो कोष्ठ टूट जाएंगे, x में x गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x गुना 3 करेंगे तो 3x, है ना। इसी प्रकार से +29 से गुना करेंगे ये दोनों में, 29 गुना x करेंगे कितना हो जाएगा, 29x, और 29 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 9 27, हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 9 27, 2 3 2 6 2 8। अब +360 है, इधर का हो जाएगा -360 बराबर 0। इसको हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर में, स्क्वायर सिंगल है, x x 2 गो है, तो प्लस प्लस क्या करेंगे हम, जोड़ लेंगे, 9 3 कितना होता है 12, यानी 32x, और प्लस माइनस घट जाएगा, 360 में 87 घटा दीजिए, बड़ा अंक का चिन्ह लग जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 8 नहीं घटेगा, 15 में से 8, 7 273 बराबर 0। इस प्रकार से देखिए जो हमारा x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, देखिए है ना, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है, इस रूप में है ना, इस रूप में ये वाला आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, ठीक है ना। फिर नीचे क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक ना।
इस प्रकार से आपका क्वेश्चन लास्ट में लिख देंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से आपका जो है तीसरा प्रश्न बन गया। देखते हैं और फिर से अगला क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक ना। क्लास 10 के है द्विघात समीकरण, ठीक ना। और प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न दूसरा का चौथा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है ना। यानी इस प्रश्न को हल कर आपको जो है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कि माना कि रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हम मान लिए कि रेलगाड़ी के जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अब क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि दूरी बराबर 480 किलोमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम चाल हमें मालूम हो गया, दूरी हमें मालूम हो गया, ठीक है ना। तो क्या है, समय बराबर क्या है, देखिए यहाँ चाल बराबर जानते हैं ना, सूत्र क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये आपको याद होगा। इससे आप समय बराबर भी निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल यहाँ पर आ जाएगा, यानी दूरी बटा चाल हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो देखिए चाल हमें मालूम हो गया, x हो गया, और दूरी हमें 480 दिया हुआ है, ठीक ना। एक दूरी जो है तय करना है, ठीक ना। तो चलिए हमको चाल ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय बराबर क्या लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल है। दूरी क्या है, 480 हो गया, और चाल कितना है, x माने हैं, x हो गया, और घंटे। इस प्रकार से अगर x किलोमीटर के चाल से चलेगा तो समय कितना लगेगा, 480 बटा x लगेगा हमको समय, ठीक है ना। अगर ये चाल रहेगा तब फिर क्या कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो कम हो जाती है तो इसका चाल बदल मतलब समय जो है ज्यादा या कम लगेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, यदि, ठीक ना। क्या कहता है कि यदि इसकी चाल, यदि इसकी चाल, ठीक है ना, चाल में परिवर्तन कर रहा है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो ना, तो क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या लिखेंगे, रेल गाड़ी की चाल बराबर, देखिए अभी चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इस चाल में अगर परिवर्तन कर देंगे कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो कम का मतलब घटा देंगे हम, तभी कितना है, x है। इसमें क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो क्या करेंगे, हम 8 से घटा देंगे, ठीक ना, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक ना। तो चलिए, यदि इसकी चाल में अगर इतना 8 कम होगा तो उसमें 8 हम घटा लेंगे। उसी प्रकार से अगर समय लिखेंगे, इसलिए समय बराबर, समय कितना लेंगे देख लेंगे हम। समय बराबर क्या सूत्र है, दूरी बटा में चाल। दूरी कितना है, 480 है, दूरी तय करना है 480 किलोमीटर, ठीक ना। और समय कितना ले रहा है अभी, x माइनस 8 घंटे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है
कि वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, यानी समय जो है क्या है, अधिक ले रही है, ठीक ना। तो क्या करेंगे देख लेंगे हम। पहले लिखेंगे कि इसका जो समय है कितना है, 480 प्लस एक्स, और जब इसका जो है चाल जो कम हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका समय कितना लग रहा है, 480 एक्स माइनस 8 लग रहा है, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है कि वह उसी दूरी को तय करने में कितना है, 3 घंटे अधिक समय लेती है ना। उसी दूरी को, यानी इस दूरी को तय करने में कितना है कि 3 घंटा अधिक समय लेती है, ठीक ना। इस प्रकार से हम अधिक समय लेते हैं तो इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक ना। अब इसको आपको किसी प्रकार से आपको समीकरण निकाल देना है, ठीक है ना। तो किसी प्रकार से निकालिए, निकल जाएगा, चाहे इधर करके बनाइए चाहे इधर करके बनाइए, बन जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको हम बना रहे हैं। इसको देखिए क्या कर रहे हैं, इसको एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है तो इसके नीचे एक ले लीजिए, एक्स और 1 का एलसीएम एक्स हो जाएगा, ठीक ना। एक्स में एक्स भाग लगाएंगे तो 1, 1 गुना 480 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस, एक्स से भाग लगाएंगे, एक्स में तो एक्स आएगा, एक्स गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना है, 480 बटा में x माइनस 8। इसको हम क्या करेंगे, हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, ठीक है ना। इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। सवाल कहाँ उठाना है, तो चलिए इस जगह पर हम बनाते हैं। क्या करेंगे हम, x माइनस 8 को इसमें हम गुना करेंगे, तिरछा तिरछी है ना। तो 480 प्लस 3x, किससे गुना करना है, x माइनस 8 से, और x से गुना करेंगे 480 में, तो 480 x आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम इधर भी करके बना सकते थे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इसको हम बताए ना कि इसको 2 जगह रखिए, गुना करने का यही तरीका है, 480 प्लस 3x यहाँ पर रख लिए, इसको 2 जगह रखेंगे ना, क्योंकि इसको और इसको गुना कर रहे हैं। 480 प्लस 3x, इसे देखिए 480 प्लस 3x को 2 जगह रख लिए। अब x को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख लेंगे, और माइनस 8 को यहाँ पर रख लेंगे, इस तरह से गुना कर लेंगे, और बराबर इधर है 480 x, ठीक है ना। इसके बाद हम इसको हल करेंगे, x से दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 x, और 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3x स्क्वायर, माइनस 8 से गुना कीजिए 480 में तो 0 हो जाएगा, 8 8 64 हासिल हो जाएगा, 6 और 6 32 6 38 हो जाएगा, 8 8 8 64, 6 और 32 6 38, और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 8 3 24x प्लस 480 है, इधर हो जाएगा माइनस 480 बराबर, इधर बच गया 0। अब इसका हम हल निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये 480 प्लस में 480, 480 माइनस में प्लस 480 माइनस 480 इधर आ गया ना। ये देखिए प्लस माइनस कट गया, क्या बचेगा 3x स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्या बचेगा इधर, माइनस 24x और माइनस 3840 बराबर 0। इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब देखिए 3 से जो है तीनों में भाग लगेगा, 3 एकम 3, 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे हम 3 के कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 3 में 3 से भाग लगा तो x स्क्वायर बचेगा, और 3 से भाग लगे 24 में, 3 8 24 हो गया, माइनस 3 से भाग लगाएंगे इसमें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 8 24, 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से कितना आ जाएगा देख लीजिए, आपका समीकरण आ जाएगा, ठीक ना।
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये 3 गुना में है, 0 मान के भागा मान के 3 जो है शून्य बन गए, ठीक ना। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है आपका आंसर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है। क्या लिखेंगे, समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। इसको आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका हल हो गया, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।